अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करने लगे हैं फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईकॉम 1 जो है चूज़ किया है, उसकी फ़ील्ड को जो है वो चूज़ किया है। अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं दे चुकी हूँ पहले आप लोगों को। तो आज हम बात करने लगे हैं बहुत से आसान अल्फाज में, बहुत से आसान से टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो आज मैं बात करूँगी पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है। पार्ट 1 का जो अकाउंटिंग की बुक है उसमें पिलर्स की बात की जाती है और जो मेन पिलर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग पूरी अकाउंटिंग जो है वो चलती है। अगर ये पिलर्स आपको नहीं पता तो आप जो है क्वेश्चंस को या इन चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे। तो आज हम बात करेंगे पिलर्स की कि पिलर्स क्या होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं, ठीक है। 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग जो है वो बेस करती है। अब यहाँ पे उसने मुझे डेफिनेशंस बताई हुई हैं, बट मैं आपको अपने अल्फाज में और बहुत सिंपल डेफिनेशंस इनके बताऊंगी कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं और वो कौन कौन से पिलर्स होते हैं। सबसे पहले तो वो जो मुझे फर्स्ट पिलर देता है वो कौन सा पिलर होता है, एसेट्स का, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपने टर्म सुनी होगी एसेट्स की। और सेकेंड टर्म है लाइबिलिटीज़ और थर्ड है आपके पास ऑनर्स इक्विटी। फोर्थ वन है आपके पास एक्सपेंसेस। फोर्थ वन है एक्सपेंसेस और लास्ट वन है आपके पास रेवेन्यू। रेवेन्यू का हम इनकम भी कहते हैं, ठीक है। ये 5 पिलर्स हैं अकाउंटिंग के। तो ये आपके 5 पिलर्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी एंड एक्सपेंसेस एंड आपके रेवेन्यूज़, ठीक है। 5 पिलर्स की हम बात करने लगे हैं कि एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑनर्स इक्विटी क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू क्या है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एसेट्स की कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स सिंपली इसको हम उर्दू में बात करें, इसका तर्जुमा या इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमारे होते हैं असासा जात। ये क्या हैं आपके असासा जात। अब असासा जात क्या होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद जो आने वाले वक्तों में आपको क्या करती है, हेल्प करती है इकोनॉमिकली, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली आपकी एसेट्स जो हैं वो आपके प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, आपकी मलकियत जो आने वाले वक्तों में आपको क्या करती है, फ़ायदा देती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में सिंपली आसान वर्ड्सों में लिखूंगी, वो क्या है, एनी प्रॉपर्टी और द पोजेशन ऑफ द बिजनेस, एनी प्रॉपर्टी और द पोजेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, और द पोजेशन ऑफ द बिजनेस which provide economic benefit, which provide economic benefit, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी और द पोजेशन ऑफ द बिजनेस विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट। एनी एसेट, प्रॉपर्टी का मतलब है एसेट, मतलब आपकी जायदाद, पोजेशन आपकी मलकियत, आपकी जायदाद, आपकी मलकियत जो आने वाले वक्तों में बिजनेस को क्या करती है, इकोनॉमिकली बेनिफिट देती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ये आपका एसेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, ये भी आपका क्या है, एसेट है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, ये भी आपका क्या है, एसेट है, क्योंकि ये आपकी मलकियत बन गई, आपकी जायदाद बन गई जो आने वाले वक्तों में आपको क्या देगी, फ़ायदा देगी, ठीक है। समझ आ गया कि एसेट्स क्या हैं। एसेट सिंपली आसान अल्फाज में क्या कहूँगी मैं एसेट्स को, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, हमारी मलकियत जो आने वाले वक्तों में मुझे क्या देगी, फ़ायदा देगी, तो मेरे क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो बुक में भी उसने डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इजीली बताई हुई है, एक आसान सी डेफिनेशन उसने मुझे यहाँ पे भी बताई हुई है। क्या वो बता रहा है, assets are the economic resources having certain value owned by a business on a particular date and which are expected to benefit the future operation of the business। ये भी आपके क्या हैं,
इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आने वाले वक्तों में आपको क्या करेंगे, फ़ायदा देंगे, जो ओन किया हुआ बिज़नेस ने अपने पास रखे हुए, तो वो आपको बिज़नेस ऑपरेशन में आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ से जो फ़ायदा मिलेगा वो भी आपके इकोनॉमिक बेनिफिट में आ जाएगा। फिर उसने आगे भी ये कहा है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और द पोजेशन ऑफ द बिजनेस बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, अभी मैंने डेफिनेशन में भी यही बताया कि आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद, आपकी मलकियत क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे भी उसने यही बात किया, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज एंड द पोजेशन ऑफ द बिजनेस बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अच्छा, यहाँ पे जो टेंजिबल और इनटेंजिबल की टर्म बताई हुई थोड़ी डिफरेंट है, ये हम फर्दर आगे मैं आपको बताऊंगी कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पिलर की, और वो कौन सी है, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो बिजनेस की जिम्मेदारियाँ हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, सिंपली डेट्स और obligations of the business, obligations of the business in which business is legally bound, in which business is legally bound to repay. अब यहाँ पे एक नई टर्म यूज हुई है, डेट्स। डेट्स क्या होते हैं, आपके कर्जे। ठीक है, डेट्स क्या होते हैं, आपके कर्जे। ऑब्लिगेशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहते हैं, जिम्मेदारियों को कहते हैं। बिजनेस की जो जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस के जो कर्जे हैं, जिसमें बिजनेस क्या है, लीगली तौर पे बाउंड है पे करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ बेसिकली क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां बिजनेस की, जो बिजनेस लीगली तौर पर क्या है, बाउंड है उसे पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया है बिजनेस किसी से, तो आपने उस लोन को क्या करना है, रिटर्न भी करना है विद इंटरेस्ट। तो आप क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने उसे क्या करना है, पे करना है। आप लीगली तौर पर बाउंड हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज़। ये इसका सेकंड पिलर है लाइबिलिटीज़ का, जिसमें आपने क्या किया, क्या बताया कि बिजनेस की जो जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस के जो कर्जे हैं, जिसमें बिजनेस जो है वो लीगली तौर पे बाउंड है पे करने के लिए, तो वो क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब बात करते हैं थर्ड की, पर उससे पहले बुक पर भी देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ उसने क्या बताई हुई हैं। लाइबिलिटीज़ यहाँ पे भी उसने मेंशन की हुई हैं, उसके पिलर्स में उसने बताया हुआ है कि लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। वही बात कि बिजनेस के डेट्स या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, जिसमें बिजनेस लीगली तौर पे क्या है, बाउंड है पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन उसने बताई हुई है, लाइबिलिटीज मीन द टोटल अमाउंट विच अ बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे टू द आउटसाइडर। बिजनेस में क्या है, ये लीगली बाउंड है उसे पे करने के लिए आउटसाइडर, जिससे आपने लोन वगैरह लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अकाउंट पेएबल एंड बैंक लोन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वैसे तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और मीनिंग जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पिलर की। अब थर्ड पिलर क्या बताया मैंने आप लोगों को, ऑनर्स इक्विटी का। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ऑनर क्या होता है। ऑनर वो पर्सन होता है जो मालिक होता है बिजनेस का। ठीक है, ऑनर क्या है, जो मालिक है बिजनेस का। अब ऑनर्स इक्विटी क्या है, ऑनर्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, मालिक की अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, वो क्या कहलाती है, ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी क्या है, सिंपली मैंने आसान से अल्फाज में एक बात की है कि क्या मैंने कहा, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, आपके ऑनर्स की यानी कि मालिक की ऑनर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, ऑनर्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी। कि अगर बिजनेस में अगर मालिक जो पैसा लगाता है, उस पैसे को मैं क्या कहती हूँ, ऑनर्स इक्विटी। और ये बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी भी होती है कि अगर मालिक ने पैसा लगाया है तो आपने उसे विद रिटर्न वापस करना। ठीक है, और इसको सेकेंडली, इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल।
और कैपिटल क्या होता है? सरमाया। और सरमाया क्या होता है? मालिक की तरफ से लगाया हुआ पैसा। सरमाया क्या होता है? मालिक की तरफ से लगाया हुआ पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है या ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी क्या है? सरमाया, कैपिटल, जो मालिक अपना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, तो वो क्या कहलाता है? ऑनर्स इक्विटी कहलाता है, या हम इसे कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, बुक में भी उसने बताई हुई इसकी डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, बुक में भी उसने मेंशन किया हुआ है, इसे हम कैपिटल भी कहते हैं और ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन डिफरेंट यहाँ पे बताई हुई है। फंड्स सप्लाइड बाय द ऑनर, वो फंड्स जो ऑनर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो मैंने पहले बात की कि मालिक का जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है वो सरमाया कहलाता है या ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। फंड सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज लाइक बैंक, अगर कुछ एक्सटर्नल पर्सन जो है, आउटसाइडर्स, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा बिजनेस के अंदर, तो वो भी क्या कहलाएंगे? ऑनर्स इक्विटी कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट उसने डेफिनेशंस लिखी हुई है यहाँ पे, आप इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, आपको याद रहेंगी डेफिनेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पिलर की। अगला पिलर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हम कहते हैं अखराजात को। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अखराजात। अखराजात क्या होते हैं? खर्चे। जो भी लागत बिजनेस के अंदर लगी है बिजनेस को चलाने के लिए या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जो पैसा बिजनेस में लगा है वो क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, आपने एक्सपेंसेस को इनकर्ड किया, लगाया। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जनरेट करने के लिए, किसको? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। और रेवेन्यू क्या है? आपकी इनकम। आपने अखराजात लगाए, लाइक आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो जाहिर है उससे पहले आपने एक्सपेंसेस लगाने। एक्सपेंसेस मतलब उसके खर्चे उठाने। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको उसके लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपने वहाँ पे पैसा लगाना है। जब आपने पैसा लगाना है उसके बाद आपने अर्निंग शुरू करनी है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करती हूँ या कोई चीज़ें बनाकर बेचना शुरू करती हूँ, तो उससे पहले मुझे मटेरियल की ज़रूरत है, मुझे एक जगह की ज़रूरत है, मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इन सबको पहले जब मैंने इंगेज करना है अपने साथ, तो इन सबको मैंने पहले पैसे अदा करने। जब इनको मैंने पैसे अदा करने हैं, उसके बाद जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। बट उससे पहले जो पैसा लग रहा है, रेवेन्यू से पहले जो पैसा लग रहा है वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, बुक में भी इसकी डेफिनेशन बताई हुई एक्सपेंसेस की उसने, ये एक्सपेंसेस की उसने टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे भी आसान अल्फाज उसने बताए हुए। एक्सपेंसेस are the cost of the goods and services used up in the process of obtaining revenue। सेम वही बात की उसने कि आप कॉस्ट लगा रहे हैं गुड्स में, यानी कि चीज़ों में या सर्विसेज में, फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वन रेवेन्यू, ये हमारा लास्ट जो है वो पिलर है जिसे रेवेन्यू कहते हैं या इनकम कहते हैं। ये तो इस वर्ड से शो हो रहा है इनकम क्या है। इनकम क्या है? हमारी आमदनी। और आमदनी कब आती है? आपके बिजनेस के ऑपरेशन से। ठीक है, आपने जो काम किया उसके थ्रू आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके क्या कहलाएंगे? रेवेन्यूज़ कहलाएंगे। आप बेशक गुड्स को सेल आउट करने से जो पैसे कमा रहे हैं वो चीज़ें भी आ सकती हैं, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू जो पैसा आपको मिल रहा है वो भी आपके रेवेन्यूज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज, ये वो प्राइस है, it is a price of goods sold और सर्विसेज। आपने चीज़ों को बेचा या आपने कोई भी सर्विस दी, उसके अगेंस्ट आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? रेवेन्यूज़ कहलाएंगे। ठीक है, रेवेन्यूज़ यानी कि इनकम। बुक में भी इसने बात की हुई रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या है? इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर, वो प्राइस जो आप चीज़ों को बेचने या सर्विसेज देने पर वसूल कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? आमदनी कहलाएगी। ठीक है, सिंपल उसने बात की
कि रेवेन्यू क्या है, आपकी इनकम है, और इनकम क्या है, आपने अपनी चीज़ों को सेल आउट किया या आपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, रेवेन्यूज़ कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इसके पिलर्स समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आएंगे तो आप यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।